6 मार्च का पेपर आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। पूरा सॉल्यूशन कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए हिंदी के पेपर का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आ चुका है। आइए बच्चों, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं पूरे पेपर का सॉल्यूशन। तो आप लोग पेपर देने वाले हैं अपना कितनी तारीख को? 6 मार्च को, जिसका 100% सॉल्यूशन यहाँ पर आपको करवाने वाले हैं। उससे पहले हम एक बार यहाँ पर पेपर देख लेते हैं। देखिए, ये पेपर मैं आपको हल करवाने वाला हूँ, पूरा जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो आप पेपर देख रहे हैं, ये पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। बस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये पूरा क्वेश्चन पेपर हम हल करने वाले हैं। और साथ में मैं बता दूं आप लोगों को, इसके अलावा आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट के वीडियो मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाली क्लास का वीडियो आपको मिलता रहे। साथ में पीडीएफ भी मैं आपको देने वाला हूं। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। चलिए बच्चों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्रमांक पहले से क्वेश्चन है आपका पहला, स्क्रीन पर आ रहा है। सभी विद्यार्थी यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन का स्वागत करेंगे स्क्रीन पर। तो सभी विद्यार्थी दोनों हाथों से थाली बजाएंगे और स्वागत करेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का। अरे नहीं बजाना है, क्या कर रहे थे, है ना? घर वाले सोचेंगे ये क्या कर रहा है, लगता है भजन कीर्तन चल रहा है। ऐसा नहीं करना है, वो तो ऐसे ही बोल रहा था मैं। सही विकल्प का चयन करके लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। तो बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है 3 कालों में, 4 कालों में, 6 कालों में, 8 कालों में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 4 कालों में। बा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। बा ऑप्शन लगाएंगे आप। उसके बाद में, कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति इस कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। रसखान, तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा रस खान। अगला प्रश्न है, रस को कहा गया है काव्य का शरीर, काव्य का आभूषण, काव्य का बोध, काव्य की आत्मा। तो रस को जो कहा जाता है वो कहा जाता है काव्य की आत्मा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में कटोरा मिला था, पीतल का, चांदी का, सोने का, तांबे का। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा चांदी का। अगला प्रश्न है, रंगीला शब्द में प्रत्यय है रंग, गीला, ईला, ला। तो इसमें ऑप्शन नंबर सा आपका सही हो जाएगा, ईला। अगला क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी पाठ की विधा है। तो रीढ़ की हड्डी जो पाठ है वो किस विधा में लिखा गया है? कहानी, एकांकी, निबंध, उपन्यास। तो इसमें आपका एकांकी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सफलतापूर्वक से ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लिया है। आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा पेपर। बहुत ही शानदार पेपर है, पूरा का पूरा हल यहाँ पर हम करेंगे 1 से लेकर तो कहाँ तक, पूरा 23 तक। रिक्त स्थानों की पूर्ति कर उचित शब्दों का चयन करके लिखना है। मखमली, मखमली, तो खाली स्थान में क्या लिखेंगे हम? मटर, टमाटर, आलू। तो यहाँ पर आंसर लगा देंगे टमाटर। अगला प्रश्न है, काव्य के भेद माने गए हैं। तो काव्य के जो भेद माने गए हैं वो माने गए हैं 2 माने गए हैं। नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं 9th क्लास के जो टॉपर हैं वही इसका जवाब दे सकते हैं। अगर आपने 9th क्लास पूरी अच्छे तरीके से रीड की है, पढ़ी है, तो आप अच्छे से इसका आंसर बता सकते हो। बताइए, नाम क्या है? कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है? तो उसे कहते हैं छंद। छंद आपका उत्तर होगा। गद्य में व्याकरण का प्रयोग भी से ग्रहण किया जाता है। किसे? आसानी से, कठिनाई से, समानता से। तो गद्य में व्याकरण का प्रयोग भी आसानी से क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। अगला प्रश्न है, शब्दों के सार्थक योग को कहते हैं। तो जब शब्दों का सार्थक क्या हो जाता है? योग हो जाता है, तो क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है। 1967 की बाढ़ को ने स्वयं भोगा था। किसने? लेखक ने। और बताइए, इस जल प्रलय में पाठ किसने लिखा? लेखक का नाम क्या है? जल्दी से बताइए। कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, देखते हैं कौन सा विद्यार्थी इसका सही जवाब देता है। आइए अगले प्रश्नों की ओर। ये आ चुके हैं और धमाकेदार क्वेश्चन। अभी तक हमने 12 नंबर पक्के कर लिए हैं। उसके बाद में, कवि सर्वेश्वर दयाल ने मेघों के आने की तुलना
सचकर आए प्रवासी अतिथि, मतलब दामाद से की है, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? सत्य। इसका आंसर होगा आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप आंसर क्या लगाओगे? प्रश्न क्रमांक तीसरे का जो पहला वाला है, तीसरे का पहले वाला, इसमें आपका आंसर सत्य होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम यति कहलाता है, तो दूसरे में भी आपका आंसर क्या होगा? सत्य होगा। ढांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है, तो इसका आंसर तीसरे में भी आपका आंसर क्या होगा? सत्य होगा। जूरी काची के दोनों बेल पछाई जाति के थे, तो यहां पर चौथे में भी आपका आंसर क्या होगा? सत्य होगा। आग तत्सम शब्द है, तो इसका आंसर पांचवें में आपका असत्य हो जाएगा, अपत्य होगा इसका आंसर। और लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, तो ये छठा वाला, इसमें भी आपका आंसर क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है, तो ये सत्य फत्य होगा आपके। ठीक है, यहाँ पर निशान भी लगा दिए, पर ऐसे निशान आपको नहीं लगाना, इसलिए लिख कर बताए हैं। उसके बाद यहाँ पर जोड़ी मिला लेते हैं। जोड़ी मिलाएंगे, पूरी मिलाएंगे। कबीरदास, कबीरदास को हम मिलाएंगे किससे? बाह्य आडंबरों का विरोध करने वाले व्यक्ति थे। रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, ये परिभाषा आचार्य विश्वनाथ की है। प्रेमचंद के फटे जूते, तो हरिशंकर परसाई ने रचना लिखी है। उल्टा शब्द, तो उल्टा शब्द को आप मिलाएंगे विलोम कहलाता है। उपसर्ग, उपसर्ग को आप मिलाएंगे शब्द के आगे लगते हैं। बागलकोट, तो इसको मिलाएंगे कर्नाटक का एक छोटा सा कस्बा। ठीक है, इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल गई पूरी 6 नंबर की। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन अगला आता है आपका, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। ललित की काव्य शैली को क्या कहा जाता है? वाक। वाक आपका आंसर होगा। उपमेय में उपमान का आरोप कौन सा अलंकार कहलाता है? रूपक अलंकार। सालिम अली की आत्मकथा का नाम? द फॉल ऑफ स्पैरो, द फॉल ऑफ स्पैरो। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वे कौन सा समास कहलाता है? द्वंद्व समास। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? कि पहला बच्चा क्या हो? लड़की हो। तो यहां पर आंसर क्या लिख दोगे इसका? पहला बच्चा लड़की हो, ये मन्नत मांगी थी। पहला बच्चा लड़की हो। ठीक है, ये मन्नत उन्होंने मांगी थी। उसके बाद में ग्रामोफोन क्या है? रिकॉर्डर। इसमें क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल शांति के साथ आप देखते रहें और बहुत ही अच्छे आपको नंबर लेने हैं यहाँ से। तो आप ऑल सब्जेक्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी हम यहाँ पर बहुत ही शानदार करवाने वाले हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। नई कविता की 2 विशेषताएं। भक्ति काल के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक रचना लिखिए। माखनलाल चतुर्वेदी अथवा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। और अरहर और सनई के खेत कवि पंत को कैसे दिखाई देते हैं? और मानस और रस कवि कबीर का क्या आशय है? यहाँ पर देख सकते हैं सभी क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन तो मैं आपको दिखाने ही वाला हूँ, है ना? क्वेश्चन देख लो आप, आंसर में भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर 2 छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, खंड काव्य और महाकाव्य में 2 अंतर, स्थायी भाव और संचारी भाव में 2 अंतर, गद्य की कोई 4 गौणविताओं के नाम और एकांकी की कोई 2 विशेषताएं। उसके बाद आंसर भी देखेंगे हम, है ना? फिर क्वेश्चन देख लेते हैं, हम पूरे क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं। मतलब क्वेश्चन देख ही रहे हैं, हल नहीं कर रहे हैं अभी, हल बाद में बताने वाला हूँ, अभी बताने वाला हूँ। मुंशी प्रेमचंद या फिर आप हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय देना है, साहित्य में स्थान लिखना है 2 रचनाओं के साथ। और लेखक राहुल सांस्कृतियन ने डाकुओं से बचने का कौन सा समाधान साधन अपनाया? किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया? महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? देख सकते हैं सभी क्वेश्चन, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। फूला न समाना, अंधे की लाठी। निपात शब्द क्या है? लिखिए। फणीश्वर नाथ रेणु के मित्रों के नाम लिखिए। और उमा के चरित्र की कोई 2 विशेषताएं। यहाँ पर इन पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग करना है, देख लेना पंक्तियां, नहीं तो बाद में आप वीडियो आप पीछे करके देखना पड़ेगा आपको, है ना?
ये पाठ लिखने वाले ग्रामश्री पाठ की पंक्तियाँ हैं ये, और इसको लिखने वाले सुमिता नंदन पंत है। आगे भी देखेंगे हम। यहाँ पर ये वाली भी देख लीजिए, बच्चे काम पर जा रहे हैं, पंक्तियाँ ये राजेश जोशी ने लिखी है। उसके बाद यहाँ पर संदर्भ प्रसंग, जो अवध की लड़कियाँ, ये मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा ने लिखी है। और ये उपभोक्तावाद की संस्कृति श्यामा शरण दुबे ने लिखा है। और यहाँ पर समय का महत्व पर अनुच्छेद लिखना है। और यहाँ पर वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में दो मित्रों के बीच संवाद, ये हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर भी क्वेश्चन है, देखेंगे आप। अपठित काव्यांश से इनके आंसर भी बताने वाला हूँ, अथवा सहित बताने वाला हूँ, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। या अथवा सहित सभी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बस पेपर का PDF आपको चाहिए, या आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो हम आपको एक लिंक देने वाले हैं वीडियो के लास्ट में, ठीक है। बताने वाले हैं कहाँ मिलेगी लिंक। यहाँ शुल्क मुक्ति का प्रार्थना पत्र, ठीक है, आपके स्कूल में जो लिखवाया होगा वही बताने वाला हूँ सेम। और यहाँ पर निबंध लिखना है किसी एक विषय पर। चलो, तो यहाँ पर अब बता देता हूँ पूरा पेपर का सॉल्यूशन। उससे पहले अभी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो बाबा महाकाल का नाम लेके एक बार वीडियो को लाइक ठोक दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अन्य सब्जेक्ट के वीडियो का इसी प्रकार पूरा सॉल्यूशन आपको मिल सके 100%। क्योंकि हमारे द्वारा वही क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए जाते हैं जो आपकी परीक्षा में 100% आते हैं। 100% इसी में से पूरा आता है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई बहन को भी बताएं, उनको शेयर करें वीडियो के स्टेटस पर, या किसी भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, सभी को पर आपको शेयर करना है, ताकि आप अच्छे से सभी वीडियोस अच्छे से नोट कर सके और अच्छे नंबर लेकर आ सकें। चलिए, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं हम सभी के। मैं क्वेश्चन बताता जाऊंगा, आपको उत्तर लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। देखिए, नई कविता की दो विशेषता लिखनी थी, तो जीवन जगत के प्रति अगाध प्रेम एवं आस्था और मानवतावादी यथार्थ दृष्टिकोण, बस इतना ही लिखना है। उसके बाद में इसके अथवा वाला जो क्वेश्चन था वो बता देते हैं। भक्ति काल के दो कवियों के नाम और प्रत्येक की एक एक रचना का नाम लिखिए। तो कबीरदास की रचना बीजक और सूरदास की सूरसागस, बस इतना ही लिखना था इसमें। अगला क्वेश्चन था माखनलाल चतुर्वेदी अथवा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के भाव सौंदर्य की विशेषताएं। तो सबसे पहले हम माखनलाल चतुर्वेदी की देख लेते हैं। भाव सौंदर्य की विशेषताएं: देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता का स्वर और भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी श्रद्धा, बस इतना ही लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर आ गए हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी, तो उनकी भी देख लेते हैं यहाँ पर हम, बस विशेषता ही देखना है। उनकी कविताओं में देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता का स्वर प्रमुख है, जो भारत को आज़ाद करने के लिए प्रेरित करता है, बस इतना ही इसमें करना है। और अरहर और सनई के खेत, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा ना, अभी हमने देखा था, पढ़ा था। अरहर और सनई के खेत कवि पंत को कैसे दिखाई देते हैं? तो अरहर और सनई के खेत कवि पंत को सोने की किंकनियों पायल के समान दिखाई देते हैं, बस इतना ही लिखना है इसका आंसर। मानसरोवर अथवा वाला था इसका। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? 8वें का अथवा वाला। तो मानसरोवर से कवि कबीर का आशय हृदय रूपी पवित्र सरोवर से है, जो भक्ति और ज्ञान के जल से भरा हुआ है, बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर आ गया 9वां। तो 9वें का आंसर देख लीजिए। कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है? तो इसका उत्तर देखिए। कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा है क्योंकि वे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण मिली है, और कवि के लिए देश सेवा ही उनका सच्चा गहना है, बस इतना ही लिखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था, लता ने बादल रूपी मेहमान को कैसे देखा? तो आंसर लिखेंगे, लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ों की ओट से व्याकुल होकर देखा, क्योंकि वे बादलों के आने में देरी होने के कारण उनसे नाराज थी और उन्हें देखने के लिए उत्सुक थी, बस इतना ही। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। तो इसका आंसर देखेंगे। दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। रहीमन पानी राग किए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ये उदाहरण हो जाएगा। उसके अथवा वाला देख लीजिए। अथवा वाले में था अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। तो जब किसी काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यह आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 था,
खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर। तो दो ही अंतर हम बताएंगे। खंड काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष का वर्णन होता है, जबकि महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। खंड काव्य का आकार छोटा होता है, जबकि महाकाव्य का आकार बड़ा होता है। ये हो जाएगा इसका अथवा वाला। स्थायी भाव और संचारी भाव में दो अंतर, तो ये अंतर हम देखेंगे यहाँ पर। स्थायी भाव हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, जबकि संचारी भाव पानी के बुलबुले के समान आते जाते रहते हैं। स्थायी भावों की संख्या 10 है ना, 10 मानी गई है, जबकि संचारी भाव की संख्या 33 होती है। उसके बाद गद्य की 4 गौण विधाओं के नाम, तो आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र। उसके बाद अथवा वाला देखेंगे। इसका जितना हम बता रहे हैं उतना ही आपको लिखना है इसमें, है ना। एकांकी की 2 विशेषताएं। एकांकी में एक अंक होता है और इसमें किसी एक घटना का समस्या पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, बस। यहाँ पर 13वां क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद की 2 रचनाएं और साहित्य में स्थान। तो मुंशी प्रेमचंद की 2 रचनाएं गोदान, गबन। साहित्य में स्थान देख लो। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से भारतीय समाज की समस्याओं और विशेष रूप से गरीबों और किसानों की दुर्दशा को उजागर किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। उनके अथवा वाला भी देख लो, दोनों बता रहा हूँ साथ में। हरिशंकर परसाई की 2 रचनाएं, तब की बात और थी, बेईमानी की परत। साहित्य में स्थान देखेंगे अब। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार और लेखक थे। उन्होंने अपने लेखक में समाज की विसंगतियों और राजनीतिक परिस्थितियों पर तीखा व्यंग्य किया है। उनका लेखन सरल और प्रभावशाली होता है, जो पाठकों को गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। ये हो गए। उसके बाद में लेखक राहुल सांस्कृतियन ने डाकुओं से बचने का कौन सा साधन अपनाया? तो इसका आंसर देखिए, ये यहाँ से देखेंगे। लेखक राहुल सांस्कृतियन ने डाकुओं से बचने के लिए छल और चतुराई का सहारा लिया। उन्होंने खुद को स्थानीय लोगों की तरह प्रस्तुत किया और सावधानी से यात्रा की, ताकि डाकुओं का ध्यान आकर्षित ना हो। इसका अथवा वाला, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? तो यहाँ पर एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन से नीले कंठ की गौरैया घायल हो गई थी। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और वे पक्षियों की खोज और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में लग गए। उसके बाद में छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया? तो यहाँ पर इसका आंसर भी हम देखेंगे। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी और वह बैल दोनों माँ के प्रेम से वंचित थे, इसलिए बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ाया। इसका अथवा वाला, माधवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? तो माधवी वर्मा उर्दू फारसी इसलिए नहीं सीख पाई क्योंकि उनके घर का वातावरण हिंदी और संस्कृत का था और उनकी रुचि भी इन्हीं भाषाओं में थी। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर। फूला न समाना, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत खुश होना। वाक्य में प्रयोग, परीक्षा में प्रथम आने पर राम फूला न समाया। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। वाक्य में प्रयोग, श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे। निपात शब्द इसका अथवा वाला था, 16 का अथवा वाला। निपात शब्द क्या है लिखिए। तो निपात वे सहायक शब्द हैं जो वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उस पर विशेष बल देते हैं, जैसे भी, तो, तक, केवल आदि। उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु के मित्रों के नाम बताइए। तो फणीश्वर नाथ रेणु के प्रमुख जो मित्र थे, शिवभोजन सहाय और रामरक्ष बेनीपुरी के नाम उल्लेखनीय है। 17 का अथवा वाला, उमा के चरित्र की 2 विशेषताएं बतानी है। तो यहाँ पर देखिए, उमा वह एक शिक्षित लड़की थी, जबकि उसके ससुराल वाले कम पढ़ी लिखी बहू चाहते थे। वे स्वभाव से सासी थी और गलत बातों का विरोध करती थी। ठीक है, 18 तक हम पहुंच गए हैं। अब मैंने जो पंक्तियां आपको बताई थी संदर्भ प्रसंग के लिए, उनका संदर्भ प्रसंग यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। आप सभी एक बार और देखिए, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो भाई, आपकी जो बहनें हैं, वो अभी तक वीडियो को देखने के लिए आई नहीं है, तो कृपया करके आप एक बार शेयर कर दें। सभी विद्यार्थी एक बार, हम थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पर रोक रहे हैं, क्लास को आप थोड़ा सा आराम से जाइए, थोड़ा शेयर मेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पर, ताकि वे भी जुड़ सके और अपनी अच्छी मेहनत के साथ अच्छे नंबर से क्लास 9th में टॉपर बन सके, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके वीडियो लाया जाता है।
संदर्भ देखेंगे अब हम। ठीक है, कर दिया सभी ने? कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, कर दिया क्या? किस किस ने कर दिया और किस किस ने नहीं किया? हिंदी के पेपर की कसम है, आपको भेजना ज़रूर है। ठीक है, ऐसे में और किसी चीज़ की कसम नहीं देता। आपका पेपर बहुत ही शानदार जाएगा क्योंकि तैयारी आपकी यहाँ पर हम करवा रहे हैं। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड के पाठ ग्राम श्री से ली गई है। इसके रचिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। और यहाँ पर देखिए, ये बस इतने लिखना था इसमें। अब प्रसंग में लिखेंगे। इस काव्यांश में कवि ने वसंत ऋतु में गांव के खेतों में फैली हरियाली का सुंदर वर्णन किया है। भावार्थ, कवि कहते हैं कि खेतों में दूर दूर तक मखमल के समान कोमल हरियाली फैली हुई है। सूरज की किरणें उस हरियाली से इस प्रकार लिपटी हुई है जैसे चांदी की कोई उजली जाली हो, जिससे हरियाली और भी अधिक चमक रही है। आगे हम बात करेंगे। तो अतो वाला भी मैं करवा देता हूँ, ये भी आपका था। बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ संदर्भ में लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड के पाठ बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये कम नहीं है, काम है, से ली गई है। इसके रचिता राजेश जोशी है। प्रसंग, कवि ने बाल मजदूरी की समस्या पर प्रकाश डाला है और इसे समाज के लिए एक गंभीर प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया है। अब इसमें वाक्य में लिखेंगे। कवि कहता है कि बच्चों का काम पर जाना हमारे समाज की सबसे भयानक और दुखद घटना है। ये इतनी भयावह है कि इसे केवल एक सामान्य विवरण की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक तीखे सवाल के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कवि समाज से ये प्रश्न पूछकर इस गंभीर समस्या पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। 18वां वाले क्वेश्चन में भी संदर्भ प्रसंग रहेगा गद्य खंड से, देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग के गद्य खंड के पाठ मेरे बचपन के दिन से ली गई है। ये मेरे बचपन के दिन से ली गई है। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। प्रसंग में, इस गद्यांश में लेखिका ने भारत की विविधता में एकता की भावना को दर्शाया है। उन्होंने बताया है कि विभिन्न देशों के लोग अपनी स्थानीय बोलियों के बावजूद एक साथ मिलकर रहते हैं। व्याख्या में देख लेंगे। व्याख्या में आप देख सकते हैं, लेखिका है ये। लेखिका कहती है कि विद्यालय में अवध क्षेत्र की लड़कियां आपस में अवधी भाषा में बात करती थी। इसी प्रकार बुंदेलखंड क्षेत्र से आने वाली लड़कियां बुंदेली भाषा में बात करती थी। भाषाओं की भिन्नता के बावजूद उनमें आपस में कोई मतभेद या दूरी नहीं थी। जब वे सभी एक साथ प्रार्थना सभा में खड़ी होती थी तो उनमें कोई विवाद या अलगाव की भावना नहीं होती थी। ये दिखाता है कि भाषा या क्षेत्र की विविधता लोगों को बांटने के बजाय एकता की भावना को मजबूत करती है। इसके अथवा वाला भी देख सकते हैं। कौन से पाठ की थी पंक्तियाँ, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ठीक है, आप अच्छे से समझिएगा इनको। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति से लिया गया है। इसके लेखक श्री श्यामचरण दुबे हैं। और प्रसंग में देख लेंगे आप। तो इस गद्यांश में लेखक ने उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि इस प्रकार बाजार में उपलब्ध विलासिता की वस्तुएं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और दैनिक जीवन की सामान्य वस्तुओं का भी महिमामंडन किया जाता है। व्याख्या भी देख लो आप। लेखक बताते हैं कि आज का बाजार विलासिता और आराम की सामग्रियों से भरा पड़ा है। ये वस्तुएं उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। दैनिक उपयोग की सामान्य वस्तुएं भी इस आकर्षण से अछूती नहीं है। उदाहरण के लिए टूथपेस्ट का विज्ञापन करते समय उसके कई गुण गिनाए जाते हैं, जैसे वह दांतों को चमकीला बनाता है, मुंह की दुर्गंध हटाता है, मसूड़ों को मजबूत करता है और पूर्ण सुरक्षा देता है। इन विज्ञापनों के माध्यम से उपभोक्ता को ये विश्वास दिलाया जाता है कि ये उत्पाद मान्य नहीं बल्कि विशेष है। इससे उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। प्रश्न नंबर 20, समय का महत्व पर अनुच्छेद। अभी देखा था, मैंने बताया था आप लोगों को कि समय का महत्व जो है उस पर अनुच्छेद लिखना है। तो अनुच्छेद लेकर आ चुके हैं आपके सामने। समय सबसे कीमती संसाधन है।
क्योंकि एक बार बीत जाने पर इसे वापस नहीं पाया जा सकता। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का उचित प्रबंधन और सदुपयोग अत्यंत आवश्यक है। समय का पालन करने वाले व्यक्ति अनुशासित होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर अथवा में दो मित्रों के बीच वार्षिक परीक्षा की तैयारी को लेकर संवाद था। तो संवाद भी आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच। तो राधा पूछ रही है काजल से, कैसी हो काजल? काजल, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? राधा, मैं भी ठीक हूँ। काजल, राधा, हमारी परीक्षा समीप आ रही है, तुम्हारी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? तो राधा, मेरी परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही है, और तुम्हारी? काजल, मेरी तैयारी भी ठीक चल रही है, लेकिन कुछ चिंताएं हैं। मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा समय पढ़ाई में खर्च करना चाहिए और एक नया टाइम टेबल बनाना चाहिए। राधा, हाँ, तुम सही कह रही हो। इससे हमें हर विषय के लिए एक तय समय होगा और उसी समय को पढ़ाई में लगा सकेंगे। काजल, बिल्कुल, समय का सदुपयोग करके हम अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। राधा, धन्यवाद काजल, तुमसे बात करके मुझे भी प्रेरणा मिली। इस प्रकार संवाद आप लिख सकते हो। 20वां क्वेश्चन जो एक अपठित गद्यांश था, उसका आंसर पहले का नन्ही चिट्ठी की क्या विशेषता है? सामाजिक प्राणी, श्रमजीवी और सुनागरिक। निर्भय में उपसर्ग बताना है, निर। पृथ्वी के दो पर्यायवाची, भू, धरा। कंप्लीट हो गया। उसके अथवा वाले का आंसर भी देख लो। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य। मनुष्य अपने को असहाय क्यों महसूस करता है? आलस्य के कारण। विद्यार्थी जीवन में सफल होने के लिए क्या आवश्यक है? आलस्य छोड़कर कर्म करना। ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखें और यहाँ पर आपका स्कूल जिस शहर में उसका नाम लिख लेना, और शुल्क में हेतु ऐसा कैसे उतारना है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा, यहाँ पर आप अपनी कक्षा का नाम लिखें। आप नवी में है, यहाँ पर नवी लिख लें आप, क्योंकि ये मैंने इसलिए बना रखी है क्योंकि 11वीं के भी वीडियो आते हैं, 10वीं के भी आते हैं, 12वीं के भी आते हैं, तो उन बच्चों के लिए यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ। कहाँ छात्र हूँ? मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, जिसके कारण वे मेरी विद्यालय की फीस भरने में असमर्थ हैं। घर में आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ और हमेशा अच्छे अंक प्राप्त करता रहा हूँ। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुझे शाला शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, कक्षा का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर लेकर आ चुके हैं प्रश्न नंबर 23, जीवन में खेलों का महत्व का निबंध। तो यहाँ पर निबंध देख सकते हैं। निबंध का आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपको अगर पहले से निबंध याद है तो आप उस निबंध को भी आप याद कर सकते हैं। देखिए सभी पॉइंट को रोक कर वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना और आप अच्छे से इसको लिख देना। तो ये हो गया पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और आप चाहते हैं कि ऑल सब्जेक्ट के वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए अब मैं बता देता हूँ आपको क्या। अब मैं आपको बता देता हूँ आप हमसे PDF कैसे लेंगे। तो आप हमसे PDF व्हाट्सएप ग्रुप पर या टेलीग्राम ग्रुप पर लेंगे, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर आप क्या करेंगे, हमसे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर आप हमसे बात कर सकते हैं, और वहाँ पर डायरेक्ट आपको हम PDF दे सकते हैं। जो भी आपके सवाल हो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।